जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मत समझना, वो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगिड़। आज मैं बायोलॉजी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। सीरीज का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे सीबीएसई की टर्म 1 एग्जाम के लिए। पर्टिकुलर एमसीक्यू के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से सीखेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस सीरीज में 20 to 40 क्वेश्चंस होंगे। जो चैप्टर छोटा होगा उसके क्वेश्चंस कम होंगे, जो लेंथी चैप्टर है उसके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। या ऐसा समझ सकते हो आप, चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट जितने भी क्वेश्चन है उनको एज एक क्वेश्चन मत देखना, ऐसा समझना सारे के सारे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। ओनली इन क्वेश्चन को देख के, ओनली इन क्वेश्चन को समझ के, इन क्वेश्चन को सोल्व करके आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू है ये टोटल 2 पार्ट में कंप्लीट होंगे। आज का जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट 2 में अनदर 20 क्वेश्चंस होंगे, वो भी अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो सिलेबस है उसके अंदर स्टार्टिंग में डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी में। उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो द रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में कौन सा है, उसकी रिसर्च से रिलेटेड टोटल 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन होता है। देन डिसाइड हो जाता है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, उस कंक्लूजन को समझ के हम ये डिसाइड करते हैं कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेनली कुछ वायरसेज में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो मेजोरिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? डीएनए हाईली स्टेबल होता है, डीएनए हाईली स्टेबल होता है। उसके बाद अगला टॉपिक होता है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में हम आरएनए के डिफरेंट 3 टाइप के फंक्शन देखते हैं। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो जाता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होता है। आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में यूज होता है। एक जो अननेसेसरी कंबाइन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है और कोडिंग सीक्वेंस कंबाइन होती है एचएनआरएनए में, तो उसमें से एचएनआरएनए में से इंट्रोन को रिमूव कर देते हैं और जो रिमेनिंग आरएनए का पार्ट है उसको अटैच कर देते हैं। तो एक एक्टिव आरएनए बनता है, एक्टिव एमआरएनए बनता है। ये वाला एमआरएनए आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो एमआरएनए कैसे बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू समझते हैं। डीएनए से डीएनए बनना, उसको रेप्लिकेशन के थ्रू समझते हैं। फिर जेनेटिक कोड आ जाते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में, कोडोन, जो टोटल 64 कोडोन्स होते हैं। ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को समझते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ऐसा देखते हैं कि जो जीन है उसको कंट्रोल कैसे करना है, कंटिन्यूस एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा। तो जीन को रेगुलेट करने की प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद आता है एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस टॉपिक के अंदर ये पता चलता है कि ह्यूमन जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग करने में कितना टाइम लगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से मेथड यूज हुए, कौन कौन सी मशीनरी यूज हुई, उसके टारगेट्स क्या थे, उसके गोल क्या थे। फाइनल जो टॉपिक होता है वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जब डीएनए की सीक्वेंस का पता चल जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि एक ह्यूमन का डीएनए दूसरे से मैच करता है या नहीं करता। इन केस मैच करता है तो किस किस का मैच करता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि पेरेंट्स का अपने ऑफस्प्रिंग से मैच करता है। बिकॉज जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक गैमीट मेल से आता है, दूसरा फीमेल से आता है। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। और यहाँ पे गैमीट का मतलब क्या है, गैमीट के अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर है। इसका मतलब जब भी जाइगोट बनेगा 2n, तो एक मेल गैमीट होगा, दूसरा फीमेल गैमीट होगा, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। फ्यूजन यहाँ पे किसका हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन हो रहा है। तो ऑफ स्प्रिंग में
50% जेनेटिक मटेरियल फादर का होता है, 50% मदर का होता है। तो इस बेसिस पे डीएनए को कंपेयर करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हो जाते हैं इस चैप्टर के। शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। या मैं आपको इस चैप्टर में, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनके थ्रू जो चैप्टर 6 है उससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। जितने पॉसिबल टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको इसमें सोल्व करवाऊंगा, और जहां तक हो सके मैं उनकी एक अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ए न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द। तो डिफरेंस करना है आपको, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस करना है। ये समझते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो बात करते हैं जब न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो शुगर प्रेजेंट है, शुगर के साथ ऐड हो जाता है नाइट्रोजन बेस पेयर। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाती है। फिर इस शुगर के साथ एक और अटैच हो जाता है, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप PO4-3। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट अटैच होता है ये होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और नाइट्रोजनस बेस पर अटैच होते हैं तो ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, सेम न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस पेयर है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कंबाइन फॉर्म में हो जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए। ओके, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में एक तो होती है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एब्सेंट है। तो ऑप्शन में देख सकते हो बेस के बेसिस पे डिफरेंस नहीं है, शुगर के बेसिस पे भी डिफरेंस नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंस है। फॉस्फेट ग्रुप ओनली न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जब डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है तो शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं और न्यूक्लियोसाइड बनता है। उसके बाद शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और न्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब अटैच होते हैं तो एक चेन बनती है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जब सेम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके सामने आके हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाता है तो उसको डीएनए बोल देते हैं। ओके, तो डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है उसमें भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में शुगर प्रेजेंट है, दोनों में नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। बट फॉस्फेट ग्रुप ओनली न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो स्ट्रक्चर में आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका पता होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाई न्यूक्लियोटाइड। देखो इसमें क्या बोला गया है, न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस पेयर, इनके बीच बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर के साथ फॉस्फेट, ये हो गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे ध्यान रखना, शुगर के साथ जब एक फॉस्फेट अटैच होता है तो इसको फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, या आप बोल सकते हो फॉस्फो मोनो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो मोनो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे क्या बोला गया, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है, सही बात है। डीएनए का जब स्ट्रैंड बनता है, डीएनए स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया अपने पास, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गया नाइट्रोजन बेस पे। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से ऐड कर देना, ये वाला इसको इससे ऐड कर देना, तो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है, ये भी हो गया फॉस्फो मोनो एस्टर बॉन्ड। इस कंबाइन बॉन्ड को बोल देते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। बिकॉज
फॉस्फोरस का जो एक OH ग्रुप, शुगर का OH ग्रुप, फॉस्फोरस का OH ग्रुप, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन गया, दूसरा वाला शुगर का OH ग्रुप, फॉस्फोरस का OH ग्रुप, दूसरा ये बन गया। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड हमेशा शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है। शुगर के कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाता है, उसको ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से ऐड करता है। फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड दोनों डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, ध्यान रखना। फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड एक फॉस्फेट ग्रुप को शुगर से ऐड करेगा। डाइएस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होता है तो ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से ऐड होता है, तो एडेनिन के बीच में जैसे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन से अटैच हो जाते हैं, ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और ये साइटोसिन से ऐड हो जाते हैं। तो 2 स्ट्रैंड जब ऐड होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ओके, ये भी डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फैक्ट दैट ए प्यूरिन ऑलवेज paired base through hydrogen bond with a pyrimidine base leads to in the DNA double helix। क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझ लो कि ये प्यूरिन क्या होते हैं और पायरिमिडिन क्या होते हैं। देखो, प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों कंबाइन फॉर्म में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस होते हैं। प्यूरिन के अंदर 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसको याद करते हैं। प्यूगास है, जी का मतलब यहाँ पे ग्वेनिन है और ए का मतलब एडिनिन है। पायरिमिडिन वाले 3 होते हैं। पाई कट CUT, सी का मतलब साइटोसिन होता है, यू का मतलब यूरेसिल होता है, टी का मतलब थाइमिन होता है। यूरेसिल आरएनए में होता है, ये वाला होता है आरएनए में, और थाइमिन होता है डीएनए में। ये छोटा सा डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्यूरिन के साथ पायरिमिडिन ऐड हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो इस रीजन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। प्यूरिन जितने भी है, एडेनिन और ग्वानिन, इनमें से डबल रिंग प्रेजेंट होती है। जब एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर देखते हो उसमें डबल रिंग है। पायरिमिडिन में ओनली सिंगल रिंग प्रेजेंट है। जो डीएनए है, डीएनए का डायमीटर हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। बी डीएनए की बात करते हैं, जिसका मॉडल हमारे सिलेबस में दे रखा है, जिसका डायग्राम हमारे सिलेबस में दे रखा है। इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और बी डीएनए में 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, और 1 जो पिच होता है उसमें टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है। तो 1 पिच की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर इक्वल है। डायमीटर इक्वल कैसे होगा, डायमीटर इक्वल कैसे होगा, इसको ऐसे समझना। जैसे ये हो गया एक डबल चेन, इसके सामने यहाँ पे सिंगल चेन वाला आके अटैच हो गया, ये हो गया सिंगल चेन वाला, इनके बीच में बॉन्ड बन गए। फिर जब आगे वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके अंदर मान लो इधर सिंगल हो गया, इधर डबल हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब डबल रिंग वाले के सामने सिंगल रिंग वाला आएगा और सिंगल वाले के सामने डबल वाला आएगा, फाइनली जाके इसका डायमीटर इक्वल हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो डबल वाले के सामने डबल वाला आ जाए तो कहीं पे डीएनए मोटा हो जाएगा, डबल वाले के सामने डबल वाला आ जाए डीएनए मोटा हो जाएगा, सिंगल के सामने सिंगल वाला आ जाए तो डीएनए पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से डीएनए का जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा। बट जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कंक्लूजन निकलता है डीएनए का डायमीटर हमेशा इक्वल होता है। इक्वल किस वजह से होगा, जब डबल चेन वाले के सामने इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब डबल रिंग वाले के सामने एक सिंगल रिंग वाला हो। डबल रिंग वाले कौन से होते हैं, डबल रिंग वाले प्यूरिन होते हैं और सिंगल रिंग वाले पायरिमिडिन होते हैं। इसका मतलब डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है उसमें डबल के सामने सिंगल, सिंगल के सामने डबल, सिंगल के सामने सिंगल कभी नहीं होगा, डबल के सामने डबल कभी नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन हो, बिकॉज डबल रिंग प्रेजेंट होती है प्यूरिन में, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है पायरिमिडिन में। ऑप्शंस देखते हैं। द एंटी पैरेलल नेचर, नहीं एंटी पैरेलल नेचर ऐसा कुछ नहीं है। एडेनिन के सामने थाइमिन अटैच होता है, ऑलरेडी एंटी पैरेलल नेचर डीएनए की होती है, एंटी पैरेलल नेचर डीएनए की होती है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऐसा भी नहीं है। सेमी कंजर्वेटिव जो कॉन्सेप्ट होता है ये डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में डिफाइन होता है। यूनिफॉर्म विथ
विड्थ थ्रू आउट डीएनए, डीएनए की जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए, डीएनए की लेंथ न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर डिपेंड करती है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन पर डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियोटाइड कितने न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रखे हैं, कितने नाइट्रोजनस बेस पर अटैच है, उस पर डिपेंड करती है। एंटी पैरेलल कंडीशन, एंटी पैरेलल जो नेचर होता है वो भी नहीं होता, बिकॉज एक स्ट्रैंड दूसरा उसके एंटी पैरेलल होता है, ये पॉइंट सही है। एक स्ट्रैंड 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' हो जाएगा, ये सही है। बट ये किस वजह से होता है, जब प्यूरिन के सामने पाइरिमिडीन होता है, तो ज़्यादा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्यूरिन के सामने पाइरिमिडीन होने से डीएनए हेलिक्स की जो विड्थ है वो सिमिलर रहती है, डबल के सामने सिंगल, सिंगल के सामने डबल। ओके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें एक तो ये पता चल गया प्यूरिन क्या होते हैं, पाइरिमिडीन क्या होते हैं, उनके अंदर कितनी रिंग होती है और किस वजह से डीएनए का डायमीटर इक्वल होता है। प्यूरिन के साथ पाइरिमिडीन बॉन्ड बनाता है, तो डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड होगा, ग्वेनिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड होगा। यहाँ पे एडेनिन और ग्वेनिन ये प्यूरिन है, थाइमिन और साइटोसिन ये पाइरिमिडीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड द स्टोन इज, डीएनए तो याद रखना डीएनए के अंदर एक तो हो जाती है शुगर, एक नाइट्रोजन बेस पेयर, एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप PO4-3 भर भर के नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में 3 नेगेटिव चार्ज, डीएनए के डबल स्ट्रैंड में एक जगह पे पेयर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर 6 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखना डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है और जो एसिड होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला है। यहाँ पे स्टोन ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। स्टोन एक प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर होता है अमाइनो एसिड। स्टोन प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड है ये दोनों स्पेशल टाइप के हैं, एक तो होता है आर्जिनिन, दूसरा होता है लाइसिन। ये दोनों अमाइनो एसिड के नाम याद रखना, इनसे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज ये नाम याद रखने से आपको 2 फायदे हो सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है स्टोन प्रोटीन में कौन से टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एक आर्जिनिन होता है, दूसरा लाइसिन होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये किस नेचर के है, तो ध्यान रखना ये दोनों बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर के, इसी वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो याद रखना डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, स्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब डीएनए स्टोन ऑक्टामर के अराउंड कोइल्ड होता है, कवरिंग बनाता है, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से डीएनए पैक हो जाता है। डीएनए पैकेजिंग में इसको डिस्कस करते हैं। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, स्टोन पे पॉजिटिव चार्ज, ए ऑप्शन में पॉजिटिव, बी में नेगेटिव, ए और बी बोथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और स्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज उसका रीजन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस। स्टोन में पॉजिटिव चार्ज उसका रीजन क्या है, बेसिक नेचर के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, आर्जिनिन और लाइसिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। इसको याद रखना, याद कैसे करना है और इसका रीजन क्या है ये भी बता देता हूँ। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। जब एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बाद यही कंक्लूजन निकला था कि इन केस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में प्रोटीएजेज एंजाइम को यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब प्रोटीन वो केमिकल नहीं है जो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। कार्बोहाइड्रेट जब शुगर वाले एंजाइम हमने यूज किए थे, माल्टेज, सुक्रेज, तो भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। ये भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। 2 जेनेटिक मटेरियल होता है, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। स्टार्टिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे सबसे पुराने टाइम पे, आज से 10-20 हज़ार साल, 1-2 लाख साल पहले की बात है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनमें प्रोटीन प्रेजेंट था, उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट था। प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनता है आरएनए से। आरएनए की सीक्वेंस के साथ जब अमाइनो एसिड आके ऐड होते हैं, आरएनए अमाइनो एसिड को सीक्वेंस करता है तो प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन, नहीं ट्रांसलेशन। इसका मतलब
ये जो प्रोटीन है ये अपनी सीक्वेंस बनाने के लिए आरएनए पे डिपेंड करता है, आरएनए पे डिपेंड करता है। पुराने टाइम पे प्रोटीन प्रेजेंट था। डीएनए का जो डेवलपमेंट है वो आरएनए से हुआ था। डीएनए एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल था, तो जिस भी वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो अनस्टेबल होता है, उसमें म्यूटेशन जल्दी हो जाता है। इस म्यूटेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आरएनए से डीएनए बना था। तो इसका मतलब सबसे पहले डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल हो गया आरएनए। एक तो एविडेंस ये हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो डीएनए होता है वो आरएनए पे डिपेंड करता है और प्रोटीन भी आरएनए पे डिपेंड करती है। दूसरा कंक्लूजन ये हो गया पुराने टाइम वाले में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन था, म्यूटेशन ज़्यादा आरएनए में होता है। इसके अलावा आरएनए एज ए एंजाइम भी वर्क करता है, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो याद रखना, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो आरएनए, मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो डीएनए। ये हो जाता है मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, फर्स्ट डिस्कवर्ड या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए, मोस्ट रिएक्टिव जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाई 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज। तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डीएनए का जो स्टैंड होता है उसमें 3' to 5' ऐसे पॉलीमराइजेशन होता है। एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड नहीं हो। तो इसको समझने के लिए समझना, ये 3' क्या होता है, 5' क्या होता है, इसको समझना। ये होगी शुगर, ये हो गया इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5, कार्बन 5, इसको समझते हैं। कार्बन 5 पे प्रेजेंट है CH2OH, CH2OH। कार्बन 3 पे प्रेजेंट है OH। इन दो का ध्यान रखना है। सेकंड वाले पे OH प्रेजेंट है तो वो राइबो शुगर हो जाएगी, OH एब्सेंट है डीऑक्सी राइबोज हो जाएगी। सेकंड वाले कार्बन का एक ही फंक्शन है। सेकंड वाले कार्बन को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि शुगर राइबोज है या डीऑक्सी राइबोज। फर्स्ट वाले कार्बन को जब भी आप देखोगे सीधा सा याद रखना, फर्स्ट वाला कार्बन हमेशा नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट वाले कार्बन का एक ही काम है, वो नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ बॉन्ड बनाता है। सेकंड वाले कार्बन का एक ही फंक्शन है, OH प्रेजेंट तो अनस्टेबल रिएक्टिविटी शो करेगा, राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट है। सेकंड वाले पे OH एब्सेंट, डीऑक्सी राइबोज शुगर स्टेबल शुगर। फोर्थ वाले पे CH2OH ग्रुप प्रेजेंट और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन की कोई रिएक्टिविटी नहीं होगी। फोर्थ वाले पे जो CH2OH ग्रुप है इसका OH फॉस्फेट के OH के साथ बॉन्ड बनाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। तो जब फिफ्थ कार्बन के CH2OH ग्रुप के साथ फॉस्फेट का OH, फॉस्फेट ग्रुप का OH बॉन्ड बनाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं 5' एंड ऑफ डीएनए, 5' एंड ऑफ डीएनए। तो कोई भी चेन आपको दे रखी है उसमें आपको बोला जाए 5' कौन सा है, तो उस चेन में देखना है फ्री फॉस्फेट ग्रुप है या नहीं है। जहाँ पे भी आपको फ्री फॉस्फेट ग्रुप दिखे डेफिनेटली वो वाला 5' एंड होगा, बिकॉज ये जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है ये प्रेजेंट है कार्बन 5 के साथ, कार्बन 5 के साथ अटैच है। एक एंड 5' हो गया, दूसरा 3' होगा। 3' को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब भी आपको थर्ड कार्बन पे फ्री OH दिखे, फ्री OH का मतलब है अभी तक इस OH ग्रुप ने फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, फ्री OH ग्रुप दिखे तो बिना देखे उसको लिख दो 3'। P से P को याद रखना, P से P को याद रखना, P से फॉस्फेट और P से 5, वैसे तो F हो जाता है बट आप ऐसे याद रख सकते हो। जहाँ पे भी आपको फ्री फॉस्फेट दिखे वो हमेशा 5' एंड होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5' एंड को कैसे डिनोट करोगे, जहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है वो 5', और जहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, शुगर के थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है वो 3' एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होने से बचाना है, अटैच होने से बचाना है। ऑप्शन देखते हैं, रिप्लेस प्यूरिन विथ पायरिमिडिन। तो न्यूक्लियोटाइड दूसरे से अटैच होगा, न्यूक्लियोटाइड को फर्क नहीं पड़ता है प्यूरिन का है पायरिमिडिन का है, वो अटैच होंगे। इन केस OH ग्रुप प्रेजेंट है फ्री तो वो अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता। रिमूव रिप्लेस 3 OH ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, ये वाला हो सकता है बट आगे वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिमूव रिप्लेस 2 OH ग्रुप विथ सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, 2 OH ग्रुप
सेकंड वाले कार्बन का एक ही काम है, यदि OH प्रेजेंट, राइबोज शुगर, OH एब्सेंट, डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसका आगे कोई फंक्शन नहीं होता। थर्ड वाले पे जो OH है, ये वाला OH फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, ये फ्री फॉस्फेट प्रेजेंट है 5 प्राइम ऑफ शुगर के साथ। नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, एक अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं, उसके थ्रू देखते हैं। एक शुगर हो गई ये, इसमें मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये 5 प्राइम एंड हो गया। इसके 3 प्राइम पे OH प्रेजेंट है, दूसरा ये आ गया। इसके 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, 3 प्राइम पे OH प्रेजेंट है। इन दोनों को अटैच करना है, एक न्यूक्लियोटाइड ये 1 हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड 2 हो गया, दोनों को अटैच करना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है? थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप, थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट OH ग्रुप, 5 कार्बन पे प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप, इस फॉस्फेट पे OH प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, वाटर बाहर निकल जाता है, ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनने से रोकना है, इसका मतलब जो थर्ड पे OH ग्रुप है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो थर्ड पे OH ग्रुप को रिमूव कर दो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन से हमें 2 चीज़ें सीखने को मिली। एक तो ये 3 प्राइम क्या होता है, जब थर्ड कार्बन पे फ्री OH हो वो 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम क्या होता है, DNA का वो एंड जब शुगर के 5 प्राइम पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो वो 5 प्राइम हो जाता है। पॉलीमराइजेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? थर्ड से OH को हटा दो, सेकंड से हटाओगे कोई फायदा नहीं होगा। सेकंड से OH को हटाओगे तो वो न्यूक्लियोटाइड DNA वाले से RNA वाले से DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज सेकंड पे OH है तो वो RNA की शुगर है, राइबोज शुगर है। DNA की शुगर में थर्ड पे OH, सेकंड पे OH नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ DNA ऑक्यूर्स इन वन स्टैंड बिकॉज, इसका एक ही ऑप्शन होता है, एक ही ट्रिक होती है, याद रखना। DNA पॉलीमरेज एंजाइम, DNA पॉलीमरेज, ये वैसे कोई ट्रिक नहीं है, एक याद रखने का तरीका है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम, इसकी एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा एंजाइम है, हाई एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है, बहुत बड़ा DNA 2.2 मीटर लेंथ का जो DNA होता है ह्यूमन का, उसका भी रेप्लिकेशन कर देता है बड़ी स्पीड के साथ। 18 मिनट के अंदर अंदर ये बैक्टीरिया के DNA को रेप्लिकेट कर देता है। ह्यूमन के DNA को रेप्लिकेट करने में इसको ऑलमोस्ट 23 आवर्स के लगभग टाइम लगता है, 23 आवर्स के लगभग। बट इसकी जब स्पीड देखते हैं, तो इसकी स्पीड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को ये रेप्लिकेट कर देता है, न्यू बेस पेयर को ऐड कर देता है। बहुत अच्छा एंजाइम है, हाई एफिशिएंसी है इसकी, हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, कोई भी एरर भी नहीं होने देता, स्पीड भी बहुत ज़्यादा है इसकी। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करेगा। और DNA के जब स्टैंड को ओपन करते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, रेप्लिकेशन फोक बनता है, वाई शेप स्ट्रक्चर। इसमें ये हो गया 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम। तो जब भी इसको 5 प्राइम एंड दिखेगा, RNA प्राइमर एक एंजाइम, RNA प्राइमर जो प्राइमेज एंजाइम RNA प्राइमर को ऐड करता है, वो 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम बना देता है। DNA पॉलीमरेज को 5 प्राइम फ्री दिख रहा है, 5 प्राइम फ्री दिख रहा है, कंटिन्यूस इसके साथ स्टैंड की रेप्लिकेशन करेगा, कंटिन्यूस एक नया स्टैंड बनाएगा जिसको कंटिन्यूस स्टैंड बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 5 प्राइम मिला, 5 प्राइम के सामने तो 3 प्राइम बनता है। RNA प्राइमर 5 प्राइम नहीं बना सकता, 3 प्राइम नहीं बना सकता, तो वो यहाँ पे 5 प्राइम बनेगा। तो 5 प्राइम इसको कहाँ मिला, जहाँ से ये ओपन हो रखा है रेप्लिकेशन फोक वाली लोकेशन पे। तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में रेप्लिकेशन होता है। तो याद रखना, फ्रेगमेंट में जब रेप्लिकेशन होता है तो वो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड होता है। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, DNA पॉलीमरेज बहुत अच्छा एंजाइम है, हाई एफिशिएंसी, हाई एक्यूरेसी, हाई स्पीड के साथ काम करता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वर्क करता है। तो जब भी इसको 5 प्राइम एंड मिलता है, जो RNA प्राइमर है, RNA प्राइमर जो प्राइमेज एंजाइम ने बनाया है, प्राइमेज एंजाइम 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम बना देता है। 5 प्राइम इसको फ्री दिखता है तो वहां से प्रोसेस स्टार्ट करेगा, कंटिन्यूस स्टैंड बनाएगा। बट दूसरे वाले स्टैंड में इसको 5 प्राइम फ्री नहीं दिख रहा, 5 प्राइम नहीं मिल रहा है, इसको 5 प्राइम फ्री नहीं मिलेगा, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन करना जरूरी है, बट छोटे छोटे 5 प्राइम बनाएगा, थोड़ी दूर पे रेप्लिकेशन करेगा, उसके बाद फिर से नया 5 प्राइम मिलेगा, फिर से वहां से रेप्लिकेशन करेगा। तो एक ही प्रॉब्लम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में पॉलीमराइजेशन करता है, दोनों डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता
तो दोनों डायरेक्शन के जो स्टैंड है वो कंटिन्यूस होते हैं, बट ये एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, तो एक स्टैंड कंटिन्यूस होता है, दूसरा डिसकंटिन्यूस होता है। बीइंग सिंथेसाइज इज वेरी लॉन्ग, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़े डीएनए को रेप्लिकेट करता है। इट इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस, ये सही है इसके लिए, बट डिसकंटिन्यूस के केस में सही नहीं है। एंजाइम के रिगार्डिंग ये पॉइंट सही है, बट क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये सही नहीं है। डीएनए लाइगेज हैज टू हैव ए रोल, इसका भी कोई फंक्शन नहीं होता, ये तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट को अटैच कर देता है। तो एक ही रीजन आ गया, डीएनए पॉलीमरेज की एक ही प्रॉब्लम है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में कैटेलाइजेशन की प्रोसेस करता है, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको 5 प्राइम दिखेगा, प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो एक स्टैंड कंटिन्यू बनेगा, दूसरे में 5 प्राइम अलग अलग लोकेशन पे दिख रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे दिख रहे हैं, बिकॉज 5 प्राइम 3 प्राइम के सामने बनता है, फ्री 3 प्राइम नहीं है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन ये किस पे होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन पे होता है। स्ट्रक्चरल जीन में कोडिंग स्टैंड का जो 5 प्राइम है इस पे ये प्रमोटर प्रेजेंट है, कोडिंग स्टैंड का जो 3 प्राइम है इस पे टर्मिनेटर प्रेजेंट है। प्रमोटर और टर्मिनेटर, प्रमोटर से प्रोसेस स्टार्ट होती है, टर्मिनेटर से प्रोसेस एंड होती है। ये ओनली पॉलीमरेज एंजाइम के अटैचमेंट और सेपरेशन उसको कंट्रोल करते हैं, बट एक्चुअली में जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये जीन जो ऑलरेडी जीन प्रेजेंट है उससे आरएनए बनाएगा। तो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट है। प्रमोटर से इनिशिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, टर्मिनेटर पे टर्मिनेशन होता है। एंजाइम के साथ जब रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर ऐड होता है तो इनिशिएशन हो जाता है, एंजाइम के साथ जब रो फैक्टर ऐड होता है तो टर्मिनेशन हो जाता है। बट एक्चुअली में पॉलीमराइजेशन किसका होता है, स्ट्रक्चरल जीन का होता है। स्ट्रक्चरल जीन किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है प्रमोटर से टर्मिनेटर के बीच में। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कैटेलाइजेशन करता है, इट मीन्स न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री, जो स्ट्रक्चरल जीन है। तो स्टार्टिंग वाले को बोलेंगे इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन होगी प्रमोटर से, चेन टर्मिनेशन हो गया टर्मिनेटर पे, बट एक्चुअली में कैटेलाइजेशन किसका हुआ, स्ट्रक्चरल जीन का। बीच वाले स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अकेला इलोंगेशन वाली प्रोसेस को कैटेलाइज करता है। टर्मिनेशन के लिए इसके साथ रो फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन में रो फैक्टर इसके साथ ऐड हो जाएगा तो रो फैक्टर इसको डीएनए से अलग कर देता है। इनिशिएशन में डीएनए के साथ जब सिग्मा फैक्टर और एंजाइम अटैच होते हैं तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बट एक्चुअली में कैटेलाइजेशन किसको बोलेंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन बेस पेयर, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं स्ट्रक्चरल जीन में, बीच वाले स्टेप को बोलते हैं इलोंगेशन। ट्रांसक्रिप्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन में रो फैक्टर, इलोंगेशन में ओनली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो कैटेलाइजेशन की जब भी बात आती है तो इलोंगेशन वाले स्टेप को कैटेलाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, तो इससे आपको एक तो ये पता चल गया स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है, उसके अंदर प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, मिड वाला पार्ट स्ट्रक्चरल जीन होता है। ओके, प्रमोटर कहाँ पे होता है, कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम पे। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब भी लेफ्ट में आपको 5 प्राइम दिखे, लेफ्ट में आपका जो लेफ्ट है उसके लेफ्ट वाले एंड पे आपको 5 प्राइम दिखे तो ये हो जाता है कोडिंग स्टैंड। लेफ्ट में 3 प्राइम दिखे ये कोडिंग नहीं होगा, ये नॉन कोडिंग स्टैंड होगा। नॉन कोडिंग को टेम्पलेट स्टैंड बोल देते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इलोंगेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है आरएनए पॉलीमरेज, इनिशिएशन को कंट्रोल करता है सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन को कंट्रोल करता है रो फैक्टर। विथ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विथ रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में स्प्लिट जीन प्रेजेंट है। स्प्लिट जीन का मतलब है कि जीन तो होगी बट जीन के अंदर बीच में ऐसे पार्ट्स होंगे जो किसी भी प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखते, या ये वाले पार्ट ऐसा आरएनए बनाता है, ऐसा आरएनए बनाते हैं जिसके अंदर कोडोन्स नहीं होते, बट जिसके अंदर कोडोन हो भी गए तो कोडोन किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, तो ये इनएक्टिव पार्ट होते हैं। बट जब ट्रांसक्रिप्शन एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूस रहता है। तो जो आरएनए बनता है, इसके अंदर 2 टाइप के फ्रेगमेंट है।
टू टाइप के फ्रेगमेंट हैं। जो ब्लू कलर से दिखा रखे इनको बोलते हैं इंट्रोन, येलो कलर वाले को बोलते हैं एक्सोन, कंप्लीट इस आरएनए को बोलते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए ये वाला जो आरएनए वो इनएक्टिव आरएनए है, इसको मैच्योर आरएनए नहीं बोलेंगे, बिकॉज इस आरएनए के पास इतनी पावर नहीं है ये प्रोटीन बना सके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो एक्सोन वाला पार्ट है इसके अंदर तो कोडोन है, तो वो कोडोन अमीनो एसिड को कोड करेंगे, अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा। बट जैसे ही एंजाइम यहाँ तक पहुँचेगा इसके अंदर कोई भी कोडोन नहीं है, नाइट्रोजनस बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड है, बट स्पेशल कोडोन नहीं है। जो 64 कोडोन्स होते हैं उसमें से कोई भी नहीं है, तो फिर से प्रोटीन बीच में बनना बंद कर देगा, फिर आगे जाके बनेगा। तो प्रोटीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनता है, फ्रेगमेंट्स में जो प्रोटीन होता है वो एक्टिव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, सेल क्या करती है, एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर देती है। कैसे करती है? इनएक्टिव पार्ट को रिमूव कर देती है, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू। स्प्लाइसिंग होने से पहले क्या होता है, जो 5 प्राइम एंड होता है इस पर कैप लग जाती है, इस पे लग जाती है कैप, 3 प्राइम एंड पे लग जाती है टेल, पोली एडेनाइलेशन टेल, और 6 प्राइम के जो एंड है इस पे 7 mg कैप लगती है, 7 mg कैप लग जाती है। ओके, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन होता है उसकी एक कैप लग जाती है। 3 प्राइम पे पोली एडेनाइलेशन टेल लग जाती है, इसके बीच में छोटे छोटे कट लगेंगे, इंट्रोन को रिमूव कर देंगे, एक्सोन को ऐड कर देंगे। तो जो मैच्योर एमआरएनए होगा ये हो गया मैच्योर एमआरएनए। इसमें इंट्रोन नहीं है, ओनली एक्सोन है, ओनली एक्सोन है। तो ये येलो कलर का देखिएगा, बिकॉज मैंने येलो कलर को क्या दिखा रखा है, एक्सोन दिखा रखा है। तो ऑप्शन में देखते हैं एक्सोन एंड इंट्रोन डू नॉट अपीयर। मैच्योर आरएनए में एक्सोन तो अपीयर होते हैं, इंट्रोन नहीं होते। एक्सोन अपीयर बट इंट्रोन डू नॉट अपीयर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो प्रोसेस होती है जब यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में इनएक्टिव या इमैच्योर एचएनआरएनए उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो इमैच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो उसके नॉन कोडिंग पार्ट है उनको रिमूव कर देंगे, नॉन कोडिंग पार्ट को बोलते हैं इंट्रोन, इंट्रोन को रिमूव कर देंगे। तो मैच्योर आरएनए जिसको एमआरएनए बोलते हैं, जिसको एमआरएनए बोलते हैं, उसमें ओनली एक्सोन वाले पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस प्रोसेस में कैपिंग भी होती है और टेलिंग भी होती है। कैप हमेशा ऊपर लगती है, जब भी मैथमेटिक्स में आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5, तो 3 पहले आता है उसके बाद 5 आता है, तो 5 ऊपर वाला, कैप ऊपर लगती है, टेल नीचे लगेगी, टेल नीचे 3 आता है, टेल नीचे लगेगी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेट साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट। प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 8, इसे समझ सकते हैं। जो 5 प्राइम लेफ्ट में आपको 5 प्राइम देखिए, इसको कोडिंग स्टैंड बोलेंगे। 5 प्राइम के सामने वाले 3 प्राइम होगा, 3 प्राइम का आपको ध्यान नहीं रखना, इतना ध्यान रखना जो पर्टिकुलर स्टैंड है लेफ्ट में आपको 5 प्राइम दिखे, डीएनए है तो एक स्टैंड में 3 प्राइम होगा, दूसरे में 5 प्राइम होगा। लेफ्ट में जहाँ पे आपको 5 प्राइम दिखे उसको कोडिंग स्टैंड बोलेंगे, और जो प्रमोटर होता है वो हमेशा कोडिंग स्टैंड पे के 5 प्राइम पे प्रेजेंट होता है, और टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड के 3 प्राइम पे प्रेजेंट होता है। 5 प्राइम मैथ्स में जब आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5, पहले 3 आता है उसके बाद 5 आता है, 3 वाला नीचे आता है, इसको बोलते हैं डाउन, इसको बोलते हैं अप। तो प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रमोटर से, प्रमोटर को बोलते हैं अप स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम है आरएनए फॉर्मेशन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और 3 वाले को बोल देंगे डाउन स्ट्रीम। तो फिर क्वेश्चन को देखते हैं, टर्मिनेटर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो याद रखना टर्मिनेटर कहाँ पे, लेफ्ट में 5 प्राइम है कोडिंग स्टैंड के, वहाँ पे प्रमोटर है, तो टर्मिनेटर 3 प्राइम पे, 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम एंड 5 प्राइम अप स्ट्रीम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नहीं, प्रमोटर 5 प्राइम लेफ्ट में जिसके 5 प्राइम है उसको हमने कोडिंग स्टैंड बोला है। कोडिंग स्टैंड को एज ए रेफरेंस स्टैंड यूज करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को डिफाइन करने के लिए, तो डिफाइन करने के लिए एज ए रेफरेंस स्टैंड यूज करेंगे। तो उसके 5 प्राइम एंड पे हमेशा प्रमोटर होगा, 5 प्राइम एंड लेफ्ट वाला होगा कोडिंग स्टैंड का, 3 प्राइम पे टर्मिनेटर होगा जिसको डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
Regulatory proteins are the accessory protein that interact with RNA polymerase and affect its role in transcription. Which of the following statement is correct about regulatory protein? इसको समझना। लेक ओपेरन को थोड़ा सा देखते हैं। लेक ओपेरन में स्टार्टिंग में आई जीन होती है। आई जीन एक स्पेशल प्रोटीन बनाती है, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन, इसको रिप्रेसर भी बोल सकते हो, रिप्रेसर भी बोल सकते हो। किसके केस में? किसके केस में? लेक ओपेरॉन के केस में। तो लेक ओपेरॉन के केस में ये क्या करता है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाती है, यहाँ पे आके बाइंड हो गई। इस कंडीशन में ये जीन स्विच ऑफ कंडीशन में होती है, स्विच ऑफ कंडीशन में होती है। इसका मतलब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसको जीन आई बना रहा है, जीन आई बना रहा है, वो एज ए रिप्रेसर भी वर्क करती है लेक ओपेरॉन के केस में। ये लेक ओपेरॉन हमारे सिलेबस में दे रखा है। एक दूसरा होता है ट्रेव ओपेरॉन। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन एक्चुअली में स्टार्टिंग में इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव प्रोटीन है। तो इसको पहले एक्टिव करना जरूरी होता है। इनएक्टिव प्रोटीन है तो ये जाके अटैच नहीं होगी, जीन स्विच ऑन कंडीशन में होगी, जीन स्विच ऑन कंडीशन में होगी। स्विच ऑन कंडीशन में इसका मतलब ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट कर रही है, ये प्रोटीन इसको एक्टिवेट कर रही है। यदि प्रोटीन उसको बंद कर देती, ऑपरेटर के साथ जाके ऐड हो जाती, तो एज ए रिप्रेसर जीन को स्विच ऑफ कर देती, एज ए रिप्रेसर वर्क करती। बट यहाँ पे जाके अटैच नहीं हो रही, तो जीन ऑन कंडीशन में एक्चुअली में इनडायरेक्टली जीन एक्टिवेट हो रही है। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का पॉइंट याद रख सकते हो या समझने में ऐसे समझ सकते हो। लेक ओपेरॉन में जो जीन आई प्रोटीन बनाता है जिसको रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं, वो एज ए रिप्रेसर वर्क करती है, बिकॉज वो प्रोटीन इंड्यूसर की एब्सेंस में, लैक्टोज की एब्सेंस में ऑपरेटर के साथ जाके अटैच होगी और प्रोसेस को स्टॉप कर देगी, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। बट दूसरे वाला जो ओपेरॉन होता है ट्रेव ओपेरॉन, उसके केस में जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनती है उसमें भी जीन आई बनाता है। ये वाली जो रेगुलेटरी प्रोटीन है स्टार्टिंग में इनएक्टिव होती है, तो जीन स्विच ऑन कंडीशन में होती है, ऑलरेडी जीन एक्टिवेट है, एक्टिवेट है। ओके, तो यदि लेक ओपेरॉन में जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगी वो इसको बंद कर देती है, जीन को स्विच ऑफ कर देती है, तो ये रिप्रेसर कंडीशन एज ए रिप्रेसर वर्क करेगी। बट ट्रेप ओपेरॉन में, ट्रेप ओपेरॉन इसके अंदर जो स्टार्टिंग में प्रोटीन बनेगी वो जीन को कंट्रोल नहीं करती, बिकॉज ऑलरेडी इनएक्टिव होती है, तो जीन ऑलरेडी स्विच ऑन कंडीशन में है, वो एक्टिवेटर की फॉर्म में। तो रेगुलेटरी प्रोटीन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा एज ए रिप्रेसर होगी। आपके माइंड में ये हो जाएगा कि रेगुलेटरी प्रोटीन लेक ओपेरॉन हमारे सिलेबस में, उससे हमें याद रहेगा एज ए रिप्रेसर, बट ये एज ए एक्टिवेटर भी हो सकती है। एनसीईआरटी में छोटा सा लिखा हुआ है, ट्रेप ओपेरॉन भी एक ओपेरॉन होता है जिसके अंदर ये एज ए एक्टिवेटर होती है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए के क्या फंक्शन होता है? तो आरएनए के फंक्शन को देखने से पहले आरएनए के टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है एम आरएनए, एक होता है आर आरएनए, एक होता है टी आरएनए। एम आरएनए क्या करता है? ये मैसेज को ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियस से मैसेज को राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है। राइबोसोम वाले लोग, राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वहाँ पे प्रोटीन बनता है, तो ये मैसेज स्टोर करके लेके जाता है और प्रोटीन बनाता है, तो ये मैसेंजर आरएनए हो गया, मैसेज को ट्रांसफर करना। आर आरएनए का क्या फंक्शन हो गया? आर आरएनए ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ ऐड होकर राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम बनाता है। टी आरएनए का क्या फंक्शन हो गया? टी आरएनए में एक जगह पे अमाइनो एसिड होता है। टी आरएनए एक जगह से साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठाएगा और राइबोसोम पे लाके ट्रांसफर कर देगा। वहाँ पे अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होंगे अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंड ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए के अकॉर्डिंग, और एक प्रोटीन की चेन बनेगी। अब देखते हैं ऑप्शन। इट इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम सिंथेसाइजिंग पॉलीपेप्टाइड। ये वाला सही है, एमआरएनए ये फंक्शन करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इट कैरी अमाइनो एसिड टू राइबोसोम, अमाइनो एसिड कौन लेके आता है? टीआरएनए, तो ये भी इसका फंक्शन है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम बनाने में आरआरएनए हेल्प करता है, तो सारे के सारे आरएनए के फंक्शन हो गए। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यदि ऐसा पूछा जाए स्पेशली ओनली एमआरएनए का फंक्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओनली आरआरएनए का पूछा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। ओनली टीआरएनए का फंक्शन पूछे ऑप्शन सी हो जाएगा। बट सिर्फ आरएनए लिखा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोला गया है व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ए टोटल नंबर ऑफ 5386 न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड ये किस में होते हैं? ये बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट है।
बैक्टीरियोफेज में। और एनसीईआरटी में जो 5386 बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियोटाइड्स दे रखे हैं, ये ओनली न्यूक्लियोटाइड्स है, ये पेयरिंग में प्रेजेंट नहीं है। इसका डीएनए सिंगल स्टैंड होता है। एक तो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज दे रखा है, दूसरा 5174 बैक्टीरियोफेज दे रखा है। 5174 का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसके अंदर बेस पेयर भी अलग है, 42,000 के इक्वल दे रखे हैं। बट लैम्बडा वाले में ओनली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसके अंदर बेस पेयर नहीं है, ओनली न्यूक्लियोटाइड है, ओनली बेस प्रेजेंट है। वेयर फाउंड आउट विच ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट बेस वेयर एडेनिन 29%। तो यदि डबल स्टैंड होता है तो एडेनिन के इक्वल थाइमिन होता है, दोनों के दोनों 29% होने चाहिए थे। बट यहाँ पे लिखा है एडेनिन 29% है और थाइमिन 17% है। इसका मतलब ये वाला डीएनए डबल स्टैंड तो है नहीं। ग्वेनिन और साइटोसिन इक्वल होते, डबल स्टैंड होता तो ग्वेनिन जितना होता उतना साइटोसिन होता। यहाँ पे ग्वेनिन और साइटोसिन भी अलग अलग दे रखा है, ग्वेनिन और साइटोसिन भी अलग अलग दे रखा है। एडेनिन के इक्वल थाइमिन भी नहीं है, ग्वेनिन के इक्वल साइटोसिन भी नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, ये या तो आरएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है डीएनए, तो ये हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप जो प्रोपोर्शन दे रखे हैं बेस के डिफरेंट, उनको देख के भी एनालिसिस करके भी पता कर सकते हो, अदरवाइज सीधा भी याद रख सकते हो। 5386 ये वाली जो बेस पेयर की काउंट है, ये लैम्बडा बैक्टीरियोफेज में है, उसके अंदर हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ओके, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। यदि आपको याद नहीं रहता तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन में यदि एडेनिन थाइमिन इक्वल दे रखे हैं, ग्वेनिन साइटोसिन इक्वल दे रखे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अदरवाइज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, और यदि थाइमिन की जगह यूरेसिल दे रखा हो तो आरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस से पूछे जाते हैं। रेप्लिकेशन का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है या कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था मैसेल्सन एंड स्टाल ने। एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि डीएनए की जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। जो नए दो डीएनए बनते हैं, टोटल 4 स्टैंड हो गए, उनमें से एक एक ऑलरेडी पेरेंट वाले हैं, तो पेरेंट वाला पार्ट कंजर्व रहता है, एक एक पार्ट नया बनता है। जो भी नया डीएनए बनेगा उसमें कंजर्वेशन होता है। ये पता करते हैं मैसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट से। उस एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में ई कोलाई बैक्टीरिया को हम ग्रो करते हैं NH4Cl के मीडियम में, बट यहाँ पे नाइट्रोजन 15 है, हैवी नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद उसको ग्रो करते हैं NH4Cl 14 वाले मीडियम में, ये लाइट वाला नाइट्रोजन होता है। तो हैवी वाले में ग्रो करेंगे, डीएनए के अंदर हैवी नाइट्रोजन चला जाएगा। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस पेयर होगा उनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज हो जाएगा। लाइट वाले पे ग्रो करेंगे तो उसका मोलिकुलर वेट कम होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी बार पूछे जाते हैं। इसमें रेशियो पूछा जाता है, तो इसको याद करने की एक ही ट्रिक है। जो पेरेंटल जनरेशन है उसका सारा का सारा डीएनए N15 है। पेरेंटल जनरेशन में N15 है। उसके बाद जो जनरेशन 1 होती है, जनरेशन 1 बन जाती है 20 मिनट के बाद, बिकॉज जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो आफ्टर 20 मिनट, 18 मिनट ही बहुत है इसके लिए, 18 मिनट बाद वो इसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। ओके, इसके अंदर हैवी वाला एक भी नहीं होता, हैवी होते हैं 0, सारे के सारे होते हैं हाइब्रिड N14 N15। पेरेंटल जनरेशन का सारा डीएनए हैवी होगा। उसके बाद जितनी भी जनरेशन है उसके अंदर 2 स्टैंड हाइब्रिड वाले होंगे। हाइब्रिड का मतलब N14 N15। बाकी बचे हुए सारे के सारे लाइट होंगे। लाइट का मतलब है N14 N14। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? ट्रिक ये याद रखनी है कि जो हैवी वाला डीएनए होता है वो ओनली पेरेंट्स में होता है। जनरेशन 1 से लेके आगे जितनी भी जनरेशन आपको पूछे 20 मिनट, 40 मिनट, 80 मिनट, तो उसमें जितना टाइम दे रहेगा उसमें 20 का डिवाइड कर लो, जनरेशन की काउंट आ जाएगी। या तो ऑलरेडी जनरेशन दे रखा होगा या आपको टाइम पीरियड दे रखा होगा। टाइम पीरियड से आपको जनरेशन निकालनी है, तो जनरेशन इक्वल टू टाइम पीरियड इन सेकेंड इन मिनट्स डिवाइडेड बाई 20 मिनट। 20 से डिवाइड कर लो, जनरेशन आ जाएगी। पेरेंटल जनरेशन में सारा का सारा हैवी डीएनए है। पेरेंटल जनरेशन के आगे जितनी भी जनरेशन है उसके अंदर 2 स्टैंड किसके होंगे? हाइब्रिड वाले। रिमेनिंग सारे के सारे लाइट वाले। कभी भी हैवी फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ जनरेशन में कितने डीएनए के स्टैंड होंगे?
डीएनए के स्ट्रैंड की काउंट आपको निकालनी है तो फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, डीएनए स्ट्रैंड इक्वल टू 2 की पावर n। n यहाँ पे हो जाती है जनरेशन की काउंट। जनरेशन की काउंट आप टाइम पीरियड को 20 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, इनकेस जनरेशन नहीं दे रखा हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी जनरेशन दे रखा है तो यहाँ 2 की पावर 4। ये हो गया टोटल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 डीएनए के मॉलिक्यूल्स। 8 में से याद रखो 4th जनरेशन आ गई, पेरेंटल जनरेशन नहीं है, तो हैवी वाला कितना हो जाएगा, हैवी वाला हो जाएगा 0, हैवी वाला हो जाएगा 0। फिर कौन सा बचा सर, फिर बचा है इंटरमीडिएट वाला जिसको हाइब्रिड बोला है। हाइब्रिड हमेशा 2 होंगे तो 8 में से 2, ये 2 हाइब्रिड हो गए। लाइट वाले कितने, जितने बच्चे हैं जितने टोटल होते हैं उसमें से 2 को माइनस कर दो, 8 माइनस 2 ये हो जाएंगे 6। ट्रिक क्या होगी, पेरेंटल जनरेशन में सारे के सारे हैवी होंगे, उसके बाद जितनी भी जनरेशन है उसमें जितने भी स्टैंड हो ओनली 2 हाइब्रिड है, बाकी बच्चे सारे के सारे लाइट है। जनरेशन कैसे निकालोगे, टाइम दे रखा उसको 20 से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला जनरेशन काउंट करने के लिए। स्टैंड की काउंट कैसे पता चलेगी, 2 की पावर n फॉर्मूला यूज करना है। n क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेशन। जनरेशन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 2 की पावर 4, 8 टोटल मॉलिक्यूल हो गए। 4th जनरेशन की बात करें, पेरेंटल नहीं है तो हाइब्रिड वाले हो जाएंगे 2, हैवी वाले 0, बचे हुए सारे के सारे लाइट वाले। तो ये रेशियो देखो आ जाएगा। इस रेशियो को जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 0:2:6 सिंप्लीफाई कर लो, 0:1:3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जनरेशन दे के कर रखा है, डायरेक्ट जनरेशन इसमें दे रखी है, टाइम पीरियड भी दे सकते हैं। 4th जनरेशन के लिए आपको 80 मिनट्स दे सकते हैं, तो 80 को 20 से डिवाइड करना, जनरेशन को निकाल लेना। रेशियो निकालने के लिए याद रखना, पेरेंटल जनरेशन में सारे के सारे हैवी, उसके बाद जितनी भी जनरेशन हो, चाहे 10 आ जाए, 20 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, डरना नहीं है। हाइब्रिड 2 है, बाकी बच्चे सारे के सारे लाइट है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ट्रिक में फिर से आप यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक में फिर से लिख देता हूँ, ट्रिक को आप कॉपी कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ जनरेशन इक्वल टू टोटल टाइम इन मिनट्स डिवाइडेड बाई 20 मिनट। मिनट से मिनट कट जाएगा, जनरेशन की काउंट आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ डीएनए स्टैंड है, डीएनए स्टैंड टोटल इन पर्टिकुलर जनरेशन, फॉर्मूला 2 की पावर n। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा जनरेशन। ओके, इससे आप टोटल स्टैंड काउंट कर सकते हो। पेरेंटल जनरेशन में n15 होंगे सारे के सारे, ऑल n15 या इसको बोल सकते हो हैवी। इसके बाद जितनी भी जनरेशन आए, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, चाहे इनफाइनाइट तक आ जाए, टोटल आपको स्टैंड काउंट करने। इसमें से 2 हो जाएंगे हाइब्रिड वाले, n14 n15। रिमेनिंग सारे के सारे हो जाएंगे, रिमेनिंग हो जाएंगे लाइट वाले, इसको हाइब्रिड बोलते हैं या इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लाइट। तो 5th जनरेशन में पूछा जाए, 5th जनरेशन में टोटल डीएनए स्टैंड 2 की पावर 1, टोटल 2 है, दोनों के दोनों हाइब्रिड, बाकी दोनों 0 हो गए। सेकंड में पूछा जाए 2 की पावर 2, 4 में से 2 हाइब्रिड, 2 बचे हुए वो हो जाएंगे लाइट वाले। तो रेशियो 1:1 का, और हैवी को साथ में कंक्लूड कर लो तो वो हमेशा 0 रहेगा पेरेंटल को छोड़ के। ओके, ये इसकी ट्रिक हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखे, 15 देखते हैं। If the sequence of nitrogen base of the coding strand of DNA in a transcription unit is 5' to 3' direction दे रखी है, the sequence of base in its RNA transcript would be, यहाँ पे दे रखा है कोडिंग स्टैंड, और कोडिंग स्टैंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके लेफ्ट में 5' हो वो कोडिंग होता है, तो राइट में 3' हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये जो कोडिंग स्टैंड है इसको एज ए रेफरेंस स्टैंड यूज करते हैं, बट किसके लिए, स्ट्रक्चरल जीन की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए कि कौन से एंड पे प्रमोटर होगा, कौन से टर्मिनेटर होगा। कोडिंग स्टैंड को कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो कोडिंग स्टैंड है वो एमआरएनए के सिमिलर होता है,
वो mRNA के सिमिलर होता है। mRNA को उठा लो या कोडिंग स्ट्रैंड को उठा लो, दोनों के अंदर नाइट्रोजनस बेस पर की सीक्वेंस सिमिलर होगी, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या? सिंपल सा डिफरेंस है बेटा जी, डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये थाइमिन आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसका मतलब आपने सर बताया कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए के एग्जैक्टली सिमिलर है। डिफरेंस किसका? कोडिंग में जहां पे टी दे रखा है, एमआरएनए में वहां पे यू लगा दो, एमआरएनए में वहां पे यू लगा दो। तो देख लो, एडेनिन इसकी जगह पे यू, इसकी जगह पे जी आ जाएगा, इसकी जगह पे ए, ये भी ए, टी की जगह पे यू, इसकी जगह पे जी आ जाएगा। 5' to 3', ऑप्शन चेक कर लो, ए यू जी, ए यू जी, 5' to 3', ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम स्ट्रक्चरल जीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो लेफ्ट में जिसके 5' है वो हो जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। राइट में इसके ऑलरेडी 3' हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पे 3', यहाँ पे 5'। कोडिंग वाले के सामने वाला ये स्ट्रैंड हो जाता है नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग जब भी आरएनए बनता है वो नॉन कोडिंग को एज ए टेम्पलेट चूज करता है, तो नॉन कोडिंग को टेम्पलेट भी बोल देते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। कोडिंग वाला हो जाएगा नॉन टेम्पलेट। इतना ज़्यादा आपको याद ही नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक याद रखना। जो भी सीक्वेंस दे रखी है उसमें देखो लेफ्ट में 5' है या नहीं है, लेफ्ट में 5' है वो हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड। लेफ्ट में 5' हो गया तो डेफिनेटली उसके राइट में 3' होगा, ऊपर वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 5' के सामने 3', 3' के सामने 5'। जो कोडिंग है उसके सामने वाला नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग वाले को टेम्पलेट बोलते हैं, तो कोडिंग वाले को नॉन टेम्पलेट बोलेंगे। टेम्पलेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो आरएनए बनता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ध्यान रखना, जो आरएनए है वो कोडिंग स्ट्रैंड के एग्जैक्टली सिमिलर होता है, वो कोडिंग स्ट्रैंड के एग्जैक्टली सिमिलर होता है। डिफरेंस किसका? डिफरेंस है बेटा जी, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा, बिकॉज डीएनए हाईली स्टेबल है उसमें थाइमिन है, आरएनए लेस स्टेबल है उसके अंदर यूरेसिल है। इस तरीके से यदि आप याद रखते हो तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इजीली आपके क्लियर हो जाते हैं और आप इनको भूलोगे भी नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। याद क्या रखना? एक ही चीज याद रखनी, लेफ्ट में मेरे को 5' दिखेगा तो वो डेफिनेटली कोडिंग स्ट्रैंड है। बाकी के सारे उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर देंगे, बिकॉज एनसीईआरटी बोलती है कोडिंग स्ट्रैंड इज ए रेफरेंस स्ट्रैंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कोडिंग के 5' पे, कोडिंग का 5' लेफ्ट में और 5' पे प्रमोटर है, 3' पे टर्मिनेटर है। बहुत सारी चीजों को आप इससे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ये ट्रिक याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अमाइनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज किया है बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टीआरएनए का क्वेश्चन है। टीआरएनए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ध्यान रखना, इस टीआरएनए को अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, बिकॉज ये अमाइनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। टीआरएनए की जब आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे ये आपको दिखेगी इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप, तो इन्वर्टेड एल ऐसा हो जाएगा। बट जब आप इसकी 2D स्ट्रक्चर देखोगे तो प्लांट याद कर लो, क्लोवर प्लांट, उसकी लीफ के जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। वो कैसा होता है? ऐसा होता है सर। उसके अंदर ये 3 लूप प्रेजेंट है। लूप को कैसे याद रखना? जो लंबा वाला ये 3' आपको दे रखा है, ये एंड, ये 3' एंड होता है, हमेशा अमाइनो एसिड इसके साथ आके ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा, 3' एंड पे अमाइनो एसिड अटैच होता है। इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड 3' एंड को जस्ट इसके एंटी डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो लूप है इसको बोलते हैं एंटी कोडोन लूप। लेफ्ट और राइट में 2 दे रखी है, इसमें से एक हो जाती है DHU, दूसरी हो जाती है T-साइसी। आपको जो मर्जी अच्छा लगे उसको रख लो, बिकॉज एनसीईआरटी में DHU और T-साइसी को अलग से नहीं बता रखा। और वैसे देखना चाहो तो DHU
ये वाली हो जाती है और टी साई सी ये वाली हो जाती है। एनसीईआरटी में ओनली जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड एंटीकोडन लूप के लिए दे रखा है। तो ये वाला मॉडल हो गया क्लोवर लीफ मॉडल, बट 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर है। टीआरएनए को अडेप्टर आरएनए बोल देते हैं। टीआरएनए में 3 लूप प्रेजेंट है, एक तो आगे डीएचयू, एक टी साई सी, एक एंटीकोडन लूप। एंटीकोडन लूप का क्या फंक्शन हो गया, ये कोडोन लूप, कोडोन एमआरएनए पे जो कोडोन होते हैं उनके साथ जाके अटैच होती है। इसकी वजह से प्रोटीन की एक सीक्वेंस बनती है। अमाइनो एक्सेप्टर एंड पे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। टी साई सी और डीएचयू ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन ई कोलाई द लेक ओपेरॉन गेट्स स्विच्ड ऑन। भाई लेक ओपेरॉन को स्विच्ड ऑन करना है तो याद रखना ये लेक ओपेरॉन है, बिकॉज इसके अंदर लैक्टोज यूज होती है। लैक्टोज को बोलते हैं इंड्यूसर मतलब ये जो जीन ऑफ है उसको इंड्यूस करती है, उसको ऑन करती है। लेक ओपेरॉन को ऑफ से ऑन करती है। लेक ओपेरॉन ऑफ से ऑन कब होगा, एक ही कंडीशन है सर। कंडीशन क्या है, आई जीन से जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगी जिसको रिप्रेसर बोला था, इसको ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होने देना, यदि ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं होता है तो ये जीन स्विच ऑन कंडीशन में होगी, और यदि बाइंड हो गया तो स्विच ऑफ हो जाएगी। इसको बाइंड होने से कौन रोकेगा, ये लैक्टोज रोकेगा, जिसको इंड्यूसर बोला। लैक्टोज इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। जैसे ही लैक्टोज इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा। तो याद रखना, यदि ई कोलाई जिस मीडियम में ग्रो कर रहा है उसमें लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन स्विच ऑन कंडीशन में है। लैक्टोज एब्सेंट है, जीन स्विच ऑफ कंडीशन में है। लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं, ये रिप्रेसर को जाके पकड़ लेता है, तो रिप्रेसर फिर ऑपरेटर पे नहीं जा पाएगा। ऑपरेटर पे नहीं जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से ऐड होकर अपना फंक्शन शो करेगा। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर, ये वाला हो गया ना, फर्स्ट मिल गया आपको। ये रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है। रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड होता है, और रिप्रेसर को जनरेट कौन करता है, आई जीन जनरेट करती है, जिसको रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं रिप्रेसर को। ओके, चूज द ओड वन आउट, प्रमोटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर, इंड्यूसर। प्रमोटर ये भी जीन का पार्ट है, टर्मिनेटर भी जीन का पार्ट है, ऑपरेटर भी जीन का पार्ट है। इंड्यूसर एक प्रोटीन है, नहीं इंड्यूसर प्रोटीन नहीं है। इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर शुगर है। लेक ओपेरॉन के केस में लैक्टोज। तो प्रमोटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर ये सारे के सारे जीन के पार्ट है। इसका मतलब इनके अंदर डीएनए की सीक्वेंस है, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है। बट इंड्यूसर एक शुगर है, तो शुगर और जेनेटिक मटेरियल सारे अलग अलग होते हैं। 3 तो डीएनए के पार्ट हो गए, एक होगी शुगर, तो शुगर इसमें से अलग हो जाएगा। ओके, इसको काट के बाहर निकाल दो, इंड्यूसर हो गया। यदि इसमें रिप्रेसर दे रखा होता है वो भी अलग हो जाता है, बिकॉज वो भी प्रोटीन होती है, उसमें भी नाइट्रोजनस बेस पेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द जेनेटिक डिक्शनरी क्या होती है, जो 64 कोडोन होते हैं उसको जेनेटिक डिक्शनरी बोलते हैं। जेनेटिक डिक्शनरी में 64 कोडोन होते हैं, जिनके थ्रू हम प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हैं। देयर आर 64 कोडोन है, बट इनका फंक्शन क्या होता है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो कोडोन हमेशा ऐसे ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। 3 अमीनो एसिड मिलके एक 3 नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलके, ये भी गलत बोल दिया, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाते हैं। AUG ये होता है स्टार्ट कोडोन। UAA, दूसरा UA एक की जगह पे G लगा दो, तीसरा A और G को ऐसे चेंज कर दो, GA, ये होता है स्टॉप कोडोन। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो याद रखना, कोडोन हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट होता है, उसका पेयर होता है। दूसरा, टोटल कोडोन होते हैं 64, इसमें से 3 स्टॉप कोडोन है, तो एक्टिव कोडोन हो जाएंगे 61 जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। स्टार्ट कोडोन को AUG बोलते हैं, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। एक क्वेश्चन ये हो जाता है। कोडोन 61 होते हैं, बट जो tRNA होते हैं, tRNA कितने होते हैं, tRNA को जब आप अमीनो एक्सेप्टर एंड से देखते हो तो अमीनो एसिड 20 टाइप के, तो अमीनो एक्सेप्टर एंड के बेसिस पे tRNA 20 टाइप के। बट जब tRNA को आप एंटीकोडन लूप से देखते हो
तो टोटल 61 टीआरएनए हो जाएंगे, बिकॉज 61 कोडोन प्रेजेंट है। तो 61 कोडोन के लिए 61 एंटी कोडोन होंगे, तो 61 टाइप की एंटी कोडोन लूप प्रेजेंट होगी। तो टीआरएनए भी 2 टाइप के हो सकते हैं, अमीनो एसिड के बेसिस पे 20 टाइप, एंटी कोडोन लूप के बेसिस पे 61 टाइप। तो कोडोन के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गया। स्टार्ट कोडोन का पता चल गया, स्टॉप कोडोन का पता चल गया। स्टॉप कोडोन को नॉन सेंस कोडोन भी बोल देते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। 64 अमीनो एसिड आर टू बी कोडेड। अमीनो एसिड बटा जी 20 है, 64 नहीं है। 64 टाइप ऑफ टीआरएनए आर प्रेजेंट। टीआरएनए 64 टाइप के नहीं है, या तो 20 टाइप के होंगे अमीनो एसिड के बेसिस पे, या 61 टाइप के होंगे एंटी कोडोन लूप के बेसिस पे। ये भी गलत हो गया। देयर आर 44 नॉन सेंस कोडोन ओनली 3 है, जिसको स्टॉप कोडोन भी बोलते हैं। UAA, अगले में एक की जगह जी लगा दो, दूसरे में जी और ए को इंटरचेंज कर दो, UAA, UAG और UGA। डी में दे रखा है जेनेटिक कोडोन इज ट्रिपलेट। ये वाला सही है, जेनेटिक कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, बिकॉज जब जॉर्ज गैमो सर आए थे उन्होंने सबसे पहले कोडोन को सिंगल रखा। तो टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड है, 4 टाइप के, एडेनोसिन, ग्वेनोसिन और फिर साइटिडिन और यूरिडिन। उसके बेसिस पे 4 ही अमीनो एसिड कोड होते हैं। फिर डबल करके देखते हैं तो 2 की पावर 4 टोटल 8 कोड होते हैं, बट 20 अमीनो एसिड को कोड करना है तो ट्रिपलेट यूज किया था। याद रखना कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल साइटोसिन इज 28%, परसेंटेज ऑफ एडेनिन वुड बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि टोटल जो 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं डीएनए, उसमें से आपको एक दे रखा हो तो आप सारे के सारे निकाल सकते हो। कैसे? याद रखना, ए का भाई टी, इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी का भाई सी, इनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना एडेनिन उतना थाइमिन, जितना ग्वेनिन उतना साइटोसिन। तो यहाँ पे दे रखा साइटोसिन, ये 28%, ये कितना हो जाएगा? ये भी 28%। 28 और 28 को ऐड कर दो, ये हो गया भाई 56% हो गया। 100 में से माइनस करो 56, बचेगा 44। 44 को 2 से डिवाइड कर दो, बिकॉज जितना एडेनिन उतना थाइमिन। तो ये भी हो जाएगा, एडेनिन भी 22, थाइमिन भी 22। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको बता देता हूँ, चारगोफ का रूल याद रख लेना। चारगोफ के अकॉर्डिंग एडेनिन के इक्वल थाइमिन होता है, ग्वेनिन के इक्वल साइटोसिन होता है, ग्वेनिन के इक्वल साइटोसिन होता है। और एक चीज़ और, एडेनिन में जितना ग्वेनिन ऐड करोगे और थाइमिन में जितना साइटोसिन ऐड करोगे, ये 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल कैसे होगा? बिकॉज जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, जितना ग्वेनिन है उतना साइटोसिन। तो इक्वल को इक्वल से डिवाइड करोगे तो एक आंसर आता है। ये भी चारगोफ का रूल है। तो इस रूल से आप डायरेक्टली परसेंटेज निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं। एक ही चीज़ याद रखनी है, 1 के बराबर टी, 1 का बाई टी, जी का बाई सी। जितना ए उतना टी, जितना जी उतना सी। ओके, और ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन मत समझना, वो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओनली आप ये 40 या 50 क्वेश्चन को समझ के इनको सोल्व करके, जब भी एग्जाम टाइम होता है या उससे पहले का टाइम होता है, इनको आप सोल्व करके 1 या 2 आवर के अंदर अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो जब भी आपको बायोलॉजी का रिवीजन करना हो, एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ओके, बाय, टेक केयर। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।